बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए स्टूडियो में अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं। हालिया जिस तरह रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी सर पर है और महंगाई का जिन भी कंट्रोल नहीं हो रहा। पीएम साहब ने सब्सिडी के भी ऐलान कर दिए। ग्राउंड पर ये कब इसका समर आवाम तक जाएगा, अभी तक की अगर मैं मालूमात आपको बताऊँ तो कहीं से भी खुशखबरी तो नहीं आ रही। चीनी तक कंट्रोल नहीं हो रही वफाकी हुकूमत से। काबीना में रद्द बदल हो रहा है, इसका क्या असर होगा आम आवाम पर? क्या आम आवाम को इन तमाम चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या अब ये किस्सा हुआ तमाम? इस पे भी बात करेंगे। एजुकेशन से लेके हेल्थ पर बात करेंगे और बात करेंगे NA 249 कराची पर कि ये मार्का कौन सर करेगा। आज स्टूडियो में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है नईम आमान साहब। आमान साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लैला परवीन। मोहतरमा आपका भी शुक्रिया। वफाक को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और पीएम साहब आज कह रहे हैं कि 2.5 साल अभी हैं हमारे पास और अब तो जो होगा काम वो ऐसा होगा कि मतलब सारे पिछले रिकॉर्ड हमने तोड़ देने हैं। तो ये वादे, ये तो 100 दिन, आपको लग रहा है कि पीएम साहब की, जिस तरह आपके तमाम रहनुमा कहते हैं कि पीएम साहब की विल और इनमें कोई वो नहीं है, लेकिन काबीना के कुछ ऐसे लोग हैं, तो अभी तक क्यों नहीं समर अवाम तक जा पा रहा? जहांगीर तरीन भी आ गए, चले जी, एहतसाब भी हो रहा है, लेकिन वो कौन सी ऐसी माफिया है जो रोक के बैठी है कि अभी तक हुकूमत महंगाई तक कंट्रोल नहीं कर पा रही? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। और आपने जिस तरह पूछा मुझसे महंगाई के हवाले से, तो महंगाई वो इशू है जिस पे हम खुद इस वक्त हमारे अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई चैलेंज है तो वो महंगाई का है। और महंगाई बेसिक वो चीज़ है जिससे कि गरीब जो है बराह रास्त मुतासर भी हो रहे हैं, मामलात भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। हम इस चीज़ को समझते भी एक्सेप्ट भी करते हैं। खान साहब ने जिस तरह की अभी अपनी हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमें पता है और हमें एहसास है इस चीज़ का कि महंगाई हो रही है और हम मुख्तलिफ चीज़ें हमने जो है उसको क्या कहते हैं उसे करने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमने मुख्तलिफ कमेटीज़ भी बनाई हैं और हमारा उस पर बहुत सारा काम चल रहा है कि हम इस महंगाई को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें हैं, एक तो नेचुरल महंगाई होती है। देखिए महंगाई की भी किस्में होती हैं। एक महंगाई वो है जो नेचुरली चीज़ें बढ़ रही हैं, फसलें जो आती हैं, जैसे कोई फसल जब लगती है और उसके बाद जब दोबारा उसका टाइम पीरियड आता है, कोई भी फसल हो, चाहे वो टमाटर की हो या लीमू की हो, तो स्टार्ट में उसकी कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फसल जो मार्केट में आने लगती है तो प्राइसेस डाउन होती हैं। इसी तरह ये है महंगाई, इसको नेचुरली महंगाई होती है जो कि वक्त के साथ डाउन हो जाती है। वो माफियाज कौन से हैं जो आपको रोक के बैठे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सेकंड महंगाई होती है इंटरनेशनली, कि इंटरनेशनली कोई चीज़ है वो महंगी हो रही है, या ओवरऑल जैसे पेट्रोल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे उसका बड़ा असर होता है। स्पेशली पेट्रोल की प्राइसिंग जब अप होती है तो वो ओवरऑल आपका वो डॉलर भी महंगा हो रहा होता है, आपका गोल्ड भी महंगा हो रहा होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने की वजह से आपकी जो है ग्रोसरी भी महंगी हो जाती है। करेंगे कि जिस तरह की जमागोइयाँ हैं कि IMF की तमाम जो शर्त शरायतें हैं आप मान गए, मतलब सब कुछ उन्हीं के हवाले के, बजट भी हमारा वो तस्लीम कर रहे हैं, इस तरह की जमागोइयाँ और अपोजिशन की कड़ी तनकीद आप पर हो रही है, इसको कैसे करेंगे? कि क्या जो आपके जो तनकीद बनती ही नहीं है। आप IMF जो है एक इदारा है जो आपको लाइक फंडिंग करता, आपको सपोर्ट करता। ऑब्वियसली उनके भी कोई रूल्स होते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप इवन किसी पठान के पास भी अगर कोई कर्जा लेने जाएंगे तो पठान भी कोई शराइत तो रखता ही है। लेकिन वो शराइत कि हमारी आवाम फेस कर पाएगी? देखिए शराइत कि हमारी आवाम, हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि वो जो शराइत होती है उस पर हमारी आवाम कितनी असरअंदाज होती है। ये समटाइम क्योंकि हम अपने लोगों को, आप और हम जानते हैं, IMF वाले लोग इतना नहीं जाते हमारी ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड पर एक हमारा जो दिहाड़ीदार है उसकी कितनी इनकम है, क्या वो बच्चों की स्कूल की फीस दे पाएगा, वो मामला तो। लेकिन ये सारी सेटलमेंट करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ताकि बर्डन अवाम पे कम पड़े और हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो कि अवाम जो इससे ज्यादा मुतासर ना हो महंगाई से। जैसे अब हम लोगों ने जो प्लान किया है, जो इमरान खान साहब जब आए हैं उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा उनका एक प्लान है वो ये है कि आप रोजगार बढ़ा दें, आप इंडस्ट्रियां लगाएं, आप जो है जैसे उन्होंने फोकस किया कंस्ट्रक्शन जो अपनी कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसमें आपको पता है बहुत सारी फील्ड वाबस्ता होती हैं,
कंस्ट्रक्शन के हवाले से फोकस किया गया कि कंस्ट्रक्शन में जो है रोजगार जो है उनका मौके मिले। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, वो गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री भी आपको पता है वो एक्टिव करवाई गई कि कार्स वगैरह वो जो है वो उनकी जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक एम्प्लॉयमेंट जिस तरह हमने माजी की हुकूमत में देखा उस तरह आप नहीं कर पा रहे। क्या पहले से तमाम इदारे ओवरलोड थे? क्योंकि एवरी ईयर बहुत सारे लोग रिटायर भी हो रहे हैं तो स्पेस भी खाली हो रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे आप तमाम सेक्टर्स में। देखिए आपने खुद इस बात का जवाब दिया है कि ऑलरेडी ओवरलोडेड थे वहाँ। आप बिलीव करें कि मैं खुद हैरान होती थी कि कुछ जहाँ पर एक बंदा यानी कि रिक्वायर्ड है और एक एम्प्लॉय वहाँ पर हायर कर सकते हैं, वहाँ आपने 5-5, 6-6 खुद साख्ता चीज़ें आपने डेवलप कर दी। यानी कि एक मिनिस्टर है, उसका एडवाइजर है तो उसका भी एडवाइजर है तो उसका भी एडवाइजर है तो फिर उसका पीए है तो फिर उसका पीएस है, तो लाइक एक पूरी चेन बन जाती है और सारा जो बर्डन आता था वो हुकूमत उसको जो आवाम क्या ये तमाम चीजें वफाकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में भी बहुत सारे लोग हैं? देखें बिल्कुल है, लेकिन देखें आप खुद देखें इमरान खान साहब अभी आप निकाल लें अपना सर्वे भी, सबसे कम अखराजात वजीर आजम इमरान खान साहब के होते हैं, चाहे वो किसी दौरे के हवाले से हों, चाहे वो अपने जो ऑफिस के अखराजात हैं या घर के अखराजात हैं। खान साहब ने बहुत सारे अखराजात को कट किया है। नहीं मावन साहब, इतनी ओवर एम्प्लॉयमेंट आपने कर ली कि तमाम इदारों में अगर जगह 6000 की है और आपने 12000 लोग भर्ती किए थे साबका हुकूमतों ने, कि जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ रहा है। बात यह कि इनकी पार्टी का मंशूर जो था और मंशूर ये जो एजेंडा है इन्होंने कौम को दिखाया था, मतलब जाना लाहौर की तरफ था, पेशावर की तरफ ये निकले में पिछले 2.5 साल से ये कहते थे हम जब आएंगे ना हम 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म करेंगे। आज 2.5 साल में इन्होंने 4% करप्शन जो है वो बढ़ा दी, कम नहीं। जहांगीर तरीन अपने आप उनके चहीते थे, लेकिन उस पर तो आप तनकीद ना करें। नहीं मैं तनकीद उस पे नहीं करूंगा, ना मैं खुसरो मुख्तार पे करूंगा, आपकी ना मैं दाऊद पे करूंगा कि अकरबा परवरी और अपना नवाजी हो रही है, अब तो सब आ रहे हैं एहतसाब की इज्जत में। हाँ, वो फर्क इतना है कि हम जो है वो पहले अरेस्ट हो जाते हैं और वो एफआईआर के बाद भी अरेस्ट नहीं होते। हमारे केसेस जो है वो नेब देखता है और उनके केसेस जो है वो जहांगीर तरीन के एफआईआर देखता है। अब दूसरा इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं कि बेरोजगार कर दिए 2.5 सालों के अंदर, हम इस मुल्क का कर्जा उतारेंगे, इस मुल्क का कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया। ये मंशूर बता रहा हूँ आपको। फिर वजीर आजम साहब ने कल जो कौम से खिताब किया और कहा कि मैं जहाद कर रहा हूँ, ये पहला वजीर आजम में जो जहाद फी सबीलुल्लाह 8 लाख रुपया तनख्वाह, फ्री में टीएडीए, फ्री के बिजली के बिल, फ्री की जो है वो जहाज के टिकट जो है वो लेकर और फी सबीलुल्लाह जहाद कर रहा है। किसके खिलाफ जहाद कर रहा है? जहाद कर रहा है उन माफियाज के खिलाफ। 24 किलोमीटर पर जो कि मेरी बहन भी कह रही है कि उसकी काबीना या उसके जो मेंबर हैं, जो आप ये देखें कि उसके एक्सपेंस कितने ज्यादा हैं। 24 किलोमीटर पे बना हुआ है इस्लामाबाद, 51 उसके वजीर, जिसमें से 20 जो है वो बैरून मुल्क से इंडिया वो इंग्लिश बाबू मंगाए हुए, और इस मुल्क का जो निजाम है वो निजाम क्या चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, इस वक्त पूरी कौम इस वक्त देख रही है। सफर तो मैं आप कर रहे हैं, इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वजीर आजम तो जहाज पे निकले में 8 लाख रुपए तनख्वाह लेकर। दूसरी बात ये रही कि स्टेट बैंक की अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक इन्होंने हैंडओवर कर दिया IMF के हवाले, कश्मीर हैंडओवर कर दिया इंडिया के हवाले, सीपेक हवाले कर दिया इन्होंने ईरान के हवाले। मकसद जो इनका एजेंडा था ना, जो मुल्क के अंदर ये जब आए थे, इनके 5 वो नकात थे, जिसमें से तकरीबन 4-3 में तो सक्सेस हो चुके हैं। कश्मीर हैंडओवर करना है इंडिया आपके, वो हैंडओवर कर चुके हैं। मैशत तबाह बर्बाद करनी है साबका हुकूमतों, क्योंकि इन्होंने कहा कि करप्शन और महंगाई पिछली हुकूमतें में देके गई। पिछली हुकूमतें इनको जो GDP रेट देके गई थी 5.8 GDP रेट इनको देके गई, आज हम सिफर पे ले जाके इन्होंने खड़ा कर दिया 2.5 सालों के अंदर। दूसरा जो था सीपेक का बेड़ा गर्क करना, सीपेक को ले जाके इन्होंने कहाँ खड़ा किया वो आप ये देख लें। चौथा इनका तीसरा जो इनका एजेंडा था, इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी जो है वो इस हद तक ले जाके ककड़ी कर देना कि मैं नहीं कहता, इनका असद उमर खुद कहता है कि 1 करोड़ और 19 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 23 करोड़ आवाम में से। ठीक है, चले आप ऑपोजिशन को आप लीड कर रहे हैं तो ठीक है, आपका गुस्सा भी जायज है। इस तरह का एहतसाब इससे कबल माजी हुकूमत में हुआ? देखिए हमारा, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं ना, हमारे का क्रेडिट तो कम से कम पीटीआई को आप देंगे। जैसे हमारा जो मीडिया ट्रायल के साथ और जैसे इंतकाम हमसे लिया गया ना सर, मैं आपको बताऊं, अल्लाह करे कि मैं आपको बताऊं कि इन पे भी ऐसा वक्त आए, क्योंकि होता ही है कि मैं कहता हूँ पूरा एक लॉ बना हुआ है हमारे पास रमजान में, खासतौर पे चांद रात से पहले। मैं भी वो बात कर रहा हूँ आपसे जो आपके तवज्जो से लोगों को पता होनी चाहिए कि सर जेल के अंदर जो लोग बंद होते हैं ना उनको रिहा किया जाता है। हमारा एहतसाब कैसे किया गया, अदी फरियाल तालपुर
جو کہ MP تھی, چاند رات کو انہوں نے اسپتال سے گرفتار کیا اور لے جا کے ان کو جیل کے اندر بند کیا. یہ دیکھیں نا, جو عورتوں سے احتساب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر جس طریقے سے احتساب ہمارا جو انہوں نے جس طریقے سے کیا ماشاءاللہ سے, اس وقت بات یہ کہ 2 سال ہو چکے ہیں ہمارے پاس. ہمارا اس وقت جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب, ابھی تک ان کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہوئی, ابھی تک ان کی بیل نہیں ہوئی, وہ کیس ابھی تک وہ فیس کر رہا ہے. 12 سال اس ملک کے اندر دیکھا کہ 12 سال آصف زرداری صاحب نے جیل کاٹی, اور اسی آزاد عدلیہ نے یہ کہہ کر چھوڑا کہ آپ کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملا. پھر شرجیل میمن ملک کے اندر نہیں تھا, کرپشن کے الزامات تھے. ہمارے چیئرمین آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آؤ کیس کو فیس کرو, آج بھی وہ کیسز کو فیس کر رہا ہے. ہمارا تو یہ احتساب ہے. اب آ جاتے ہیں ان کا احتساب, جو ان کی اس وقت PTI کے اندر جو دودھ کے دھلے ہوئے واشنگ مشین کے اندر جو صاف جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں. اس وقت جو احتساب کی انہوں نے جو شروعات کی ہے, اب انہوں نے احتساب جو انہوں نے سٹارٹ کیا, خاص طور پہ ان کا وہ ترین جو ہے جہانگیر, ہمارا احتساب ہوتا ہے پہلے ہمیں گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جا کے وہ نیب جا کے کیس بناتا ہے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی صورتحال یہ ہے کہ FI کو کیس دیا, نیب کو کیس نہیں دیا, اور اس FI نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آئینی طور پر یہ کیس نہیں بنتا ہے. یہ 250 ارب روپے کا جو انہوں نے کرپشن کیے, چینی مافیا کی جو کرپٹ, اب بقول آپ کے جو ڈاکومنٹس کی ایویڈنس آپ دے رہے. پھر دوسرا احتساب لوگوں نے دیکھا, آج تک لوگ ویٹ کر رہے ہیں. مالن جبا کا احتساب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ شاید اس کا بھی احتساب ہو. خیبر بینک کا احتساب لوگ دیکھ رہے ہیں, KPK کے اندر خیبر بینک کا احتساب ہو. پھر ہیلی کاپٹر کیس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کا احتساب ہو. پھر اسی طریقے سے 6 سال سے زیر سماج جو کیس ان کا چل رہا فارن فنڈنگ کا, ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اس کا بھی کوئی. نعیم صاحب, ادارے خود مختار ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. محترمہ لیلا پروین, آپ پر اس طرح کے بھی معاملات ہیں کہ وفاقی کیبنٹ کچھ فیصلے کرتی ہے, پھر PM صاحب کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں کرنی چاہیے. ابھی جس طرح انڈیا سے ہم ٹریڈ کرنے جا رہے تھے, تو یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے؟ مطلب کیا یہ تمام ہی مشاورات سے نہیں ہوتے فیصلے؟ ابھی بھی کچھ نئے لوگ ہیں یا بھی ویل ٹرینڈ نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے قبل صوبے میں حکومت کر چکے ہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت ہے. ہمارے ہاں ہمارے خان صاحب ایک کارکن کی بات بھی سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے فیصلے جو ان کے نزدیک بہتر ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, یا اس چیز پہ دھیان کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی معاملات اگر خراب ہیں, تو خان صاحب وہ فیصلے واپس بھی لے لیتے ہیں. ان کے اندر کوئی انا نہیں ہے. خان صاحب بہت فلیکسیبل ہیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں. انہوں نے بات کیا کہ جہاد کے لیے پیسے, وہ تو بھائی میرے جہاد کے لیے پیسے لگتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی تبلیغی جماعت بھی جاتی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہیں جاتی ہے, وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے جاتی ہے. رہائش ان کو بھی چاہیے, انسان ہے. آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو چیزیں جو سیلری ان کو ملتی ہے وہ کتنی کم لیتے پہلے وزیر اعظم سے, اور وہ کہاں یوٹیلائز ہوتی ہے. آبویسلی ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم چل رہی ہے, کہ ہم ان کو بھوکا ماریں گے یا ان سے کہیں کہ جی آپ نے بس خان صاحب سے کوئی سیلری نہیں لینی ہے, بجلی والا جو ہے نا بل نہ لے, تو یہ تو بیمانی ہو جائے گی. اور یہ بیمانی ہم نہیں. محترمہ, نعیم صاحب کا یہ کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے PM صاحب 8 لاکھ لے رہے ہیں, ان کے بھی اخراجات ہیں, لیکن ایک جو غریب انسان ہے اس کی 13,000 اور 15,000 سیلری ہے, اس پہ وہ کیسے پورا اپنا جو کنبا ہے اس مہنگائی میں. یہ پیپلز پارٹی یہ بات کیسے کر سکتی ہے؟ 11 سال 12 سال تو ان کو سندھ میں حکومت کرتے ہوئے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, 3 حکومت ہے, 3 دور ہے, وہ لے کے یہاں سے جا چکے ہیں. ہمیشہ ہر چیز کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے, ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں چور مچائے شور, سنا ہے آپ نے؟ یہ وہی ہیں. نہیں محترمہ, اب آپ نے کیا بنایا؟ ہم نے تو دیکھیں 2.5 سال ہو گئے, کوئی میگا پروجیکٹ اگر آپ کاؤنٹ کروائیں جی. دیکھیں ہمارے جو پروجیکٹ بیسک جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ یعنی کہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں. چاہے ہم نے وہ احساس پروگرام کے حوالے سے ہوا ہے, PTI کے آتے ہیں, میں نے پوچھا کہ جو نیا جی وہ بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے. اس کے گھر آپ نے PM صاحب نے دیے 1,000-1,500 گھر دیے. پورے پاکستان میں 50 لاکھ گھر بننے تھے پورے پاکستان میں. 2,000-2,500 گھر دیا آپ نے. 50 لاکھ بہت بڑا کاؤنٹ ہے. تو باقی گھر کس ڈسٹرکٹ میں, کس شہر میں, کس صوبے میں بننے ہیں؟ کچھ ہماری عوام کو بتائیں گے. پورے پاکستان میں بننے ہیں, وہ کسی ایک ڈسٹرکٹ ایک صوبے میں نہیں بننے, وہ 4 صوبوں میں بننے ہیں. وہ کہاں بننے ہیں؟ اچھا وہ لیٹ سپوز اگر سندھ میں پوچھوں, سندھ میں کہاں؟ تو سندھ میں دیکھیں جی, ابھی ہم لوگ ہماری جو زمینوں کے حوالے سے معاملات کہ ہم نے وہ کہاں اسٹارٹ کرنی ہے, ہم نے ہائی ویز پہ کچھ زمینوں کے معاملات اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اور جلدی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, سندھ حکومت کے پاس نہیں. تو ظاہر سے سندھ حکومت کی اپنی ذاتی تو نہیں, عوام کی. ہم نے عوام کے لیے ہی لینا ہے. ہم نے اپنے ذات کے لیے لینا ہے. تو سندھ حکومت ہمیں کیوں نہیں دے گی؟ کیا سندھ حکومت, سندھ کیا چائنا میں پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ جب پاکستان گورنمنٹ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرے گی تو صوبے اگر وہ جائز ہے تو اس پہ آبجیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسا اپروول آیا سندھ حکومت کے پاس کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ہمیں کوئی فلاں
डिस्ट्रिक्ट में फला शहर में इतने एकड़ इतने हजार एकड़ जमीन एराजी चाहिए? नहीं, हमसे इस तरीके से रब्ता नहीं करते, डाका मारते आके सिंध पे। एक सिंध वाइस सूबा है जिन्होंने इनको आने नहीं दिया। 3 सूबों में इनकी अक्सरियत है। सुबह सिंध ने गलती ये कर दी कि इनको इलेक्ट नहीं किया या सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ ये क्या करते हैं, डाके मारते हैं। यहाँ ये हमसे रिक्वेस्ट नहीं करते, डाके कैसे मारते हैं। फिर आपने खुद देखा कि वजीर दाखिला जो चपड़ासी नहीं रखते थे ना, और कुछ दिन पहले कहा कि अगर कोई टफ टाइम दे रहा है, पीडीएम से खतरा नहीं है, अगर कोई टफ टाइम दे रहा है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब इस वक्त तरीके इंसाफ को टफ टाइम दे रहा है। डाका कैसे मारते हैं, कभी आते हैं जजीरे पे सदारती वो जो है वो फैक्ट्री से एक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं और कहते हैं जजीरों पर हम आके कब्जा कर लेंगे। कभी आते हैं हमारे एक ऐसे अस्पताल जो है वो इनसे ना हम एक डिस्प्लिन की गोली का भी पैसे नहीं मांगते, उनको आके छीनने की कोशिश करते हैं। कभी आते हैं पीआई उठाते हैं, उसको ले जाके हेड ऑफिस इस्लामाबाद शिफ्ट करने की बातें करते हैं। कभी आते हैं स्टील मिल में लोगों को बेरोजगार करते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। स्टील मिल के लोगों को बेरोजगार करके ये बात ये भाई कब से बंद है वो? हाँ बंद है, लेकिन बात ये असद उमर साहब थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे ना। एक तो एक टोपी एक को उतारते हैं दूसरे को पहनाते हैं। असद उमर साहब की अगर वो वीडियो अगर आपने देखी जो वायरल हुई जब वो एहतजाज कर रहे थे ना साबका हुकूमत के लिए, तो उन मजमे के अंदर खड़े होकर असद उमर साहब ने कहा था ये वीडियो जो बना रहे हो ना, ये वीडियो याद रखना, ये मुझे दिखाना आप लोग, हमारी जब हुकूमत आएगी तो हम इसको चलाएंगे नहीं, हम दौड़ाएंगे। और ऐसी दौड़ाई आज भी सर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की गई, बजट इतना था नहीं, तो इदारे तो इस हालत पे आने थे नहीं सर। हमारी हुकूमत की आपने ठीक है, लेकिन उन इदारों को बजट कौन देगा? सर हमारी हुकूमत जब थी ना, हमारी हुकूमत में वाहिद ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमें टर्नओवर मिला था ना, पहली दफा ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर या जिसको जो टर्नओवर मिला जाता है जो आईनी तौर पर जमहूरी तौर पर 5 साल का होता है, हमारा 5 साल के बाद वही 5 साल चलते रहे। ये देखो ना हमारी 18वीं तरमीम देने के कितने बेनिफिट मिले। फिर दूसरी बात ये करूं, हमारी टाइम पर हमने एक टाइम पे 110% सैलरी इंक्रीज। चले मुझे ब्रेक का करूंगा, इधर से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद